हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें दिया है अमेरिका, दोहरी नागरिकता, भारत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया, सरकार का एकात्मक रूप और स्विट्जरलैंड है बहुल कार्यपालिका। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया में सरकार का स्वरूप संघात्मक है, ना कि एकात्मक। एकात्मक नहीं है, संघात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बाकी सब सही सुमेलित हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से कार्य होता है और स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका कार्य करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन में दिया है भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के जो राज्यों के न्यायालय हैं उनको सभी स्तर के न्यायालयों के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है। माओ से तुंग का कौन सा कथन नहीं है। इसमें दिया है पहला, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है। तो माओ से तुंग का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। यह सही है माओ के संबंध में। फिर अगला है, कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष। तो माओ से तुंग के बारे में यह भी सही है। फिर अगला है, अणु बम वास्तविक शेर है। तो माओ से तुंग के बारे में यह कथन गलत है। माओ से तुंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। फिर अगला है, क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है। तो यह भी माओ से तुंग के संबंध में सही है। तो इसमें से तीसरा कथन दोस्तों माओ का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है। इसमें दिया है पहला, आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है। दूसरा है, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तीसरा है, आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से उत्पन्न होती है। और चौथा है, सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तो इनमें से कौन सा कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है। क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। मार्क्सवाद के संबंध में यह कथन सही है। यह कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है किसका, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया पहला, सत्तावादी राज्य के सिद्धांत की। दूसरा है, पंथनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत की। तीसरा है, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की। और चौथा है, निरंकुश राज्य के सिद्धांत की। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, सत्तावादी राज्य के सिद्धांत की। जॉन लॉक को दोस्तों उदारवादी राज्य के सिद्धांत का सिद्धांतवादी माना जाता है। उसके राज्य के संबंध में जो उदारवादी विचार थे वही ब्रिटिश क्रांति के राजनीतिक दर्शन की आधारशिला बनी। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, सत्तावादी राज्य के लिए। सत्तावादी राज्य के सिद्धांत की आधारशिला है
उसका राजनीतिक दर्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है इनमें से किसके? ऑप्शन में दिया है पहला लोकतांत्रिक समाजवाद के, दूसरा है राष्ट्रीय समाजवाद के, तीसरा है श्रेणी समाजवाद के और चौथा है संशोधनवादी समाजवाद के। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, लोकतांत्रिक समाजवाद के। सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। सकारात्मक उदारवाद प्रजातांत्रिक समाजवाद के बहुत निकट पहुंच जाता है, क्योंकि सकारात्मक उदारवाद सामाजिक हित में मानव की आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाना चाहता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? ऑप्शन में दिया है पहला राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है संसद द्वारा, तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा और चौथा है क्षेत्रीय परिषद के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कैसे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी और वह एक आदेश के द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए और तर्क आर वाला। इसमें पहला है अभिकथन ए। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है और दूसरा है राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ रखने के लिए किया गया है। तो पहला इसका सही है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और दूसरा भी सही है, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ रखने के लिए किया गया है। तो दोनों इसके सही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में सरकारिया आयोग ने प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सी सिफारिश की थी? इसमें पहला है वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, दूसरा है वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ये सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सरकारिया आयोग में राज्यपाल के लिए ऐसी बातें की गई थी, इसलिए यह भी सही है। चौथा है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनसे सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। तो यह भी नियम है राज्यपाल के लिए सरकारिया आयोग के द्वारा। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। नीचे लिखा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो चारों सही हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी इसके सही हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग ने ऐसा नियम प्रतिपादित किया था, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1969 में, 1971 में, 1973 में या 1975 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है, 1975 में। भारत में सिक्किम का विलय 1975 में हुआ, जो भारत का 22वां राज्य बना था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में दिया है पहला
पूरक संघ व्यवस्था, दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, तीसरा है सहकारी संघ व्यवस्था और चौथा है सौदेबाजी की संघ व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सहकारी संघ व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के दोस्तों कई रूप होते हैं। जब संघ और इकाइयों के बीच का संबंध पारस्परिक सहायता और सहयोग पर आधारित होता है तो ऐसी संघीय व्यवस्था को सहकारी संघ व्यवस्था कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद व्यवस्था कहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? ऑप्शन में दिया है लास्की, जेफरसन, जैक्सन और लिंकन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, लास्की। लास्की ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। आप इसे याद रखेंगे, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्यों के स्तरों पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन में दिया है पहला भारत का महान्यायवादी, दूसरा है संसद की वित्तीय समितियां, तीसरा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्यों के स्तरों पर नियंत्रित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि नहीं है? इसमें दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और नॉर्मन एंजल्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नॉर्मन एंजल्स। ये नॉर्मन एंजल्स शास्त्रीय यानी कि प्राचीन व्यक्तिवादी विचारक नहीं हैं। शास्त्रीय व्यक्तिवादी विचारक कौन कौन हैं? देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और जेरमी बेंथम आदि, ये सभी लोग शास्त्रीय व्यक्तिवादी विचारक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? ऑप्शन में दिया है पहला राज्य समाजवाद को, साम्यवाद को, श्रेणी समाजवाद को या मार्क्सवाद को। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, श्रेणी समाजवाद को। श्रेणी समाजवाद को ब्रिटिश फेबियनवाद और फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया है लेनिन, स्टालिन, माओ और टीटो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, स्टालिन। एक देश में समाजवाद, यह नारा है स्टालिन का, समाजवादी विचारक थे। फिर अगला है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, बीपी मंडल थे मंडल आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसके सदस्य थे बाबू बिंदुश्री प्रसाद मंडल, जिनको बीपी मंडल कहा जाता है, वही इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें दिया है पहला जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, दूसरा है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। यह मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य राजनीतिक दलों के विषय में सही हैं? इसमें आगे लिखा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला है कि दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा है दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं।
तीसरा है दल विचारों के दलाल का कार्य करते हैं। और चौथा है दल सांप्रदायिक मुद्दे से परहेज करते हैं। दल सांप्रदायिक मुद्दे से परहेज नहीं करते हैं, यह नहीं होगा। बाकी तीनों सही हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है और चौथा इसका गलत है। दल जो है सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज नहीं करते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर बात करते हैं, बात बढ़ाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकोष्ठ संपर्क यानी कि लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है कहाँ? तो दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। दबाव समूह के द्वारा लॉबिंग वाली कार्यशैली अपनाई जाती है, अमेरिका में यह होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? इसमें दिया है संरचनात्मक समूह, संस्थागत समूह, समुदायात्मक समूह और अप्रतिमानी समूह। तो आमंड पावेल ने दबाव समूहों का वर्गीकरण किया है। इसमें कौन शामिल नहीं है यह बताना है। तो कौन नहीं शामिल है? पहला ही नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा। आमंड पावेल ने दबाव समूहों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें शामिल हैं पहला है संस्थागत दबाव समूह, दूसरा है संघात्मक दबाव समूह, तीसरा है असंघात्मक दबाव समूह और चौथा है अप्रतिमानी या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। तो पहला इसका सही है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि सभी सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में ही फलीभूत होती है। ऑप्शन में दिया है भिखु पारिक, टी.एन. मदान, बिपिन चंद्र और आशीष नंदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है इनमें से? ऑप्शन में दिया है पहला विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, दूसरा है केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, तीसरा है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं और चौथा है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, यह मार्ले मिंटो सुधार का प्रावधान नहीं है 1909 का। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में क्या क्या प्रमुख प्रावधान था? देखिए, पहला था विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, दूसरा था केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत और तीसरा था सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। तीसरा इसमें नहीं था, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए और कारण आर वाला। देखिए, कथन ए है कि लखनऊ समझौते ने भारतीय राजनीति में भविष्य के लिए सांप्रदायवाद का मार्ग खोल दिया था। दूसरा है कारण आर, यह शिक्षित हिंदू और मुसलमानों को पृथक हस्तियों के रूप में एक साथ लाने की धारणा पर आधारित था। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लखनऊ समझौता। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया? इसमें दिया है धर्म, भाषा, वर्ग और जाति। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जाति। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति पर जोर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? इसमें दिया है, ऑप्शन में दिया है ग्रेट ब्रिटेन, भारत, यूएसए और चीन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, भारत।
भारत में एक ही प्रयास में यानी कि संविधान बनने के समय ही सार्वभौम मताधिकार को अपना लिया था। भारत में मतदान की आयु 18 साल है। 1950 में मतदान की आयु 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1979 के दौरान इसको घटाकर 18 साल किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है विचारक और सूची 2 में दिया है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार। इसमें पहला है पनिक्कर। तो पनिक्कर किससे संबंधित थे? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद से संबंधित थे ये। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। दूसरा है अंबेडकर। अंबेडकर किसका समर्थन करते थे? आर्थिक लोकतंत्र का। फिर तीसरा है बी.एन. राव। ये किसके समर्थक थे? नैतिक उपदेश के समर्थक थे। फिर अगला है जेनिंग्स। जेनिंग्स किसके समर्थक थे? पुण्य आकांक्षा। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है उसी तरह का, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है इसमें संविधान की अनुसूची और सूची 2 में दिया है विषय। तो इसमें पहला है संविधान की तीसरी अनुसूची। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या है? प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और छठवें में क्या है? जनजाति क्षेत्र है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। आप इसका सुमेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है। किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 के अधिनियम से संबंधित है। 1919 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था और 1922 में भारत और इंग्लैंड में एक साथ संघ लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा हुआ था। फिर अगला है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? 1951 में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेट्स, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, प्रथमतः प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन में दिया है ग्रीक, जर्मन, ट्यूटोनिक और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ट्यूटेनिक। ट्यूटोनिक। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दोस्तों ट्यूटोनिक कबीले ने एक ऐसी संस्था की स्थापना की थी जिसके लिए सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको ही अंग्रेजी में स्टेट कहा गया है। मैकियावेली ने अपनी रचना प्रिंस में इतावली शब्द स्टेटों का प्रयोग इसी के लिए किया है, जिसका अंग्रेजी अर्थ स्टेट होता है, राज्य। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स के द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया था? ऑप्शन में दिया है कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक, कम्युनिटी या स्टेट। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हाब्स के द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सबसे पहले राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य के अवधारणा को प्रस्तुत किया था, उसका क्या नाम है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, हेगल, मैकियावेली और लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मैकियावेली। मैकियावेली ने इतालवी शब्द स्टेटों का प्रयोग स्टेट के लिए किया है, जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है स्टेट यानी कि राज्य।
मैकियावेली ने आधुनिक राज्य की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन में दिया है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और समानता। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, समानता। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को जॉन लॉक ने व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। इसमें समानता शामिल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश सत्य के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक है। ऑप्शन में दिया है सी.एल. वेपर, माइकल ओकसाट, लियो स्ट्रॉस और जी.एच. शेबाइन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, शेबाइन। शेबाइन ने ऐसा कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दिया है पहला, यह है राज्य में कानून की सृष्टा है। दूसरा है यह सदैव जनहित में होती है। तीसरा है यह सबकी इच्छा है। और चौथा है यह सदैव ही सही होता है। तो रूसो के समान इच्छा के संबंध में इनमें से कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है दोस्तों, यह सबकी इच्छा है। समान इच्छा सबकी इच्छा नहीं है, सभी के कल्याण की इच्छा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारकों की एक महान कृति माना जाता है? तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन में दिया है प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु और आर.जे. गैटल। तो पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। फिर अगला है, प्रस्तुत विकल्पों में से क्या संसदीय सरकार के संबंध में सही नहीं है? पहला है दोस्तों, यह उत्तरदायित्व की अपेक्षा अस्थायित्व पर बल देती है। दूसरा है यह अस्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर बल देती है। तीसरा है यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर बल देती है। और चौथा है यह द्विदलीय व्यवस्था पर बल देती है। तो संसदीय सरकार के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यह अस्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर बल देती है। संसदीय सरकार के संबंध में यह गलत है, बाकी सब सही है। फिर अगला है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है? शक्तियों का अर्थ है कि, क्या अर्थ है? अमेरिकी प्रणाली में शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वो शक्तियां मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान ने मानव के विकास को तबाह कर दिया है? ऑप्शन में दिया है कांट, दांते, मार्क्स और रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मार्क्स ने अपने निबंध में लिखा था कि कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव को तबाह कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, यह कथन किसका है? मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसे सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। ऑप्शन में दिया है लॉक, हॉब्स, ऑस्टिन और रूसो। तो यह कथन किसका है? यह कथन हॉब्स का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में ऐसा कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो पहला समझौता हुआ था लोगों के बीच में, आपस में ही। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के माध्यम से 2 समझौते करवाए थे। पहला समझौता व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच में होता है जिससे सिविल समाज का निर्माण होता है, और दूसरा समझौता व्यक्तियों और सरकार के बीच में होता है, व्यक्ति और सिविल समाज के बीच में होता है जिससे सरकार की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है।
आपस में लोगों ने पहला समझौता किया था लाक के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया है? ऑप्शन में दिया है पहला काव्यात्मक शैली, दूसरा है नाटकीय शैली, तीसरा है सामान्य गद्यात्मक शैली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इनमें से कोई नहीं। तो रिपब्लिक किस शैली में लिखा गया है? रिपब्लिक लिखा गया है दोस्तों संवाद शैली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इनमें से लिखा नहीं है संवाद शैली। फिर अगला है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है दोस्तों जॉन रॉल्स का। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन में दिया है पहला व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, यही इसका सही उत्तर है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया था ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए और कारण आर वाला। अभिकथन ए और कारण आर, तो इसमें पहला है अभिकथन ए। अभिकथन ए में लिखा है कि जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है। जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है। और दूसरा है जनहित याचिका कमज़ोर और असहाय के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है। तो दोनों बात सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, है कि नहीं? जनहित याचिका इसीलिए तो बना है। फिर अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए और तर्क आर वाला। अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए है दोस्तों कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। और दूसरा तर्क आर है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की समान प्रवृत्ति है? इसमें दिया है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की समान प्रवृत्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है, यथार्थ संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? तो यथार्थ संप्रभुता का मतलब होता है आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? इसमें दिया है यूएनओ, संरक्षित राज्य, न्यासित प्रदेश और संघात्मक राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, संघात्मक राज्य। इनमें से दोस्तों यूएनओ, संरक्षित राज्य और न्यासित प्रदेश ये संप्रभुता युक्त नहीं है, केवल संघात्मक राज्य संप्रभुता युक्त हुए। फिर अगला है, जितनी संप्रभुताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? ऑप्शन में दिया है गैटिल, डायसी, गार्नर और मैकाइवर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है दोस्तों कि जितनी संप्रभुताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन ए और कारण आर वाला। इसमें कथन ए है कि एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभु का आदेश है। और कारण आर है कि एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान होता है। तो इसका कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभु का आदेश है और एकलवादी सिद्धांत यह भी मानता है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति से कर नहीं लगा सकता है। ऑप्शन में दिया है बोदा, ग्रोसियस, हाब्स और रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, बोदा। यह कथन बोदा का है, संप्रभुता से संबंधित है। फिर अगला है, निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? भविष्यकालीन भविष्यवाणी। ऑप्शन में दिया है मिस फॉलेट, लास्की, मेटलैंड और बार्कर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, मिस फॉलेट। मिस फॉलेट का मानना है कि बहुलवाद भविष्यकालीन भविष्यवाणी है। फिर अगला है, जैरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन में दिया है इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैरी मेंडरिंग की प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? तो इसको कहा गया है दोस्तों स्वतंत्र नियामकी आयोग को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, स्वतंत्र नियामकी आयोग को अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा गया है, कांग्रेस की भुजाएं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए विकल्पों में से कौन विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है? ऑप्शन में दिया है ब्लैकस्टोन, लासवेल, सी.एफ. स्ट्रॉग और केसी हुइयर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, सी.एफ. स्ट्रॉग। सी.एफ. स्ट्रॉग का मानना है संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानते हैं ये। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, प्रस्तुत विकल्पों में से कौन संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? इसमें दिया है ऑप्शन में पहला है संविदा सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, श्रेणी तंत्र सरकार और संघीय सरकार। इनमें से कौन संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? तो आप कौन इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, श्रेणी तंत्र सरकार। श्रेणी तंत्र सरकार संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा देश विकसित संविधान का उदाहरण है? ऑप्शन में दिया स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत और जर्मनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, प्रस्तुत विकल्पों में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? प्रस्तुत विकल्पों में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन में दिया फ्रांस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ना कि एकात्मक। फ्रांस, चीन और जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, अंतिम क्वेश्चन है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन में दिया है पहला ब्लंटसली, दूसरा है गार्नर, तीसरा है लेकी और चौथा है न्यायाधीश स्टोरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गार्नर। यह कथन गार्नर का है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। द्वितीय सदन के बारे में गार्नर ने ऐसा कहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।